हे हेलो एवरीवन, हम लोग करने वाले हैं टेस्ट पेपर जो होता है ना, AIT से भी चल रहा है। इसके अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको शायद दिक्कत हुआ होगा। तो उस पेपर से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है जिसके थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट्स है उसको हम लोग सीखेंगे और वो क्वेश्चन बना कैसे वो देखेंगे। काफ़ी हेल्पफुल होगा ये चीज़ों को रिवाइज करने के लिए। 8-10 सवाल के आसपास इसमें सेलेक्ट किया है, उसको हम लोग आज देखेंगे। और ये पूरे थ्रू आउट सिलेबस है। आई गेस थ्रू आउट सिलेबस नहीं है ये, सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स वाला जो हिस्सा है ना, उधर का ये क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहला सवाल ये दिया है कि वेवलेंथ ऑफ थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन इन बामर सीरीज इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा। तो सबसे पहला कि इसके लिए क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट चाहिए और एनर्जी लेवल हाइड्रोजन एटम में क्या होता है कॉन्सेप्ट, इसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखो कि हाइड्रोजन एटम में जब ट्रांजिशन होता है, जब इलेक्ट्रॉन है उसे एनर्जी मिलता है तो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। और हायर एनर्जी स्टेट से जब लौट कर वो लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो उस केस में क्या होता है, अलग अलग वेवलेंथ का रेडिएशन यहाँ पे जनरेट होता है। अगर किसी भी हायर स्टेट से फर्स्ट यानी कि 1 में आता है तो उसको बामर कहते हैं। उसके बाद अगर जब सेकेंड में आता है तो किसको कहते हैं, फर्स्ट में आता है उसको लाइमन कहते हैं, सेकेंड में आता है उसको बामर कहते हैं, थर्ड में आता है उसको ब्रैकेट कहते हैं, उसके बाद पैशन होता है, फंड सीरीज होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक एनर्जी लेवल का कितना वैल्यू है वो याद करना है। पहला हो गया तो -13.6, दूसरा हुआ -3.40, -1.51, -0.85, -0.54, -0.38, -0.28। ये जो एनर्जी का वैल्यू है ना, इसे एकदम रट जाओ, याद कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है। याद रहेगा तो बहुत क्विक तुम यहाँ पे सॉल्यूशन कर सकते हो। इसके बाद हर सीरीज किस पार्ट में लाई करता है ये भी ध्यान में रखना है, यानी कि जो मेरा लाइवन है वो यूवी में होता है, बाकी उसके बाद बामर विजिबल में होता है, और इधर जो 3 हो गया सब इंफ्रारेड में होता है, यानी कि पास्चन हो गया, ब्रैकेट हो गया एंड फंड सीरीज हो गया। दे ऑल आर इन इंफ्रारेड सीरीज। अब ये इसमें जो वेवलेंथ होता है इमिटेड रेडिएशन का, वो निकालने के लिए इक्वेशन यूज करते हैं 1/λ इक्वल्स टू R इक्वल्स टू 1/n1² माइनस 1/n2²। n1 हो गया जहाँ पे लोअर सबसे नीचे की तरफ आ गया, और n2 हो गया हायर हो गया। तो जैसे देखो हमारा क्वेश्चन था, इसमें था कि इन टर्म्स ऑफ आर हमको बताना था, और कहाँ पे आ रहा था, ये था हमारा बामर सीरीज का थर्ड। तो देखो लाइमन वाले में आता है तो लाइमन में कितना होता है, n बराबर 1 होता है, और बामर में कितना होता है, n बराबर 2। और n बराबर 2 में जो अगला हुआ 3 से 1 में आएगा तो इसको कहते हैं फर्स्ट लाइन कहते हैं। इसके बाद 4 से इधर आएगा तो इसको सेकेंड लाइन कहते हैं, और जब 5th से आएगा तो इसे क्या कहते हैं, थर्ड लाइन कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसमें जिसमें आ रहा है एक वैल्यू हो गया 1, जो पहला लाइन आ रहा है यहाँ पे कितना हो जाएगा फर्स्ट के लिए वैल्यू, तो 2 पे आ रहा है 3 से। ठीक है, ये लाइमन के बाद बामर हो गया। उसके बाद जो दूसरा वाला पार्ट इसका आ रहा है, बोला कि इसमें निकाला बामर सीरीज का, निकाला है स्पेक्ट्रल लाइन, निकाला है थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो सबको पहुंचाना है किस पे, 2 पे पहुंचाना है। और थर्ड के लिए कितना हो जाएगा, तो थर्ड के लिए होगा, देखो ये बामर हो गया, ये इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड के लिए मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5। ओके, तो 1/2² माइनस 1/n² होता है, n का वैल्यू 5, थर्ड लाइन के लिए 5 हो जाएगा। बामर के बाद तीसरा काउंट करना है, 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कर दिया तो लेमडा का वैल्यू हो गया 100R/21, 100/21 आ गया, यानी कि ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो एनर्जी स्टेट का जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसमें क्लियरली फॉर्मूला याद होगा, तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप बना सकते हो। अगला सवाल यह है कि अ मायोपिक स्टूडेंट कैन सी अ ब्लैक बोर्ड क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, यानी कि उससे ज़्यादा दूर ये नहीं देख सकता है। द पावर ऑफ लेंस नीडेड फॉर द रेक्टिफिकेशन फॉर इज मायोपिया इज, कितना पावर का ये लेंस यूज करे। तो पहले हम देखते हैं कि ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करते हैं। मायोपिया में जो होता है नेगेटिव पावर लगाते हैं, कॉन्केव होता है, और जो हाइपर मायोपिक होता है उसमें पॉजिटिव पावर लगाते हैं, कॉन्वेक्स। मायोपिया होता है शॉर्ट साइटनेस, नज़दीक दिखता है यहाँ पे। इस जो आईबॉल होता है इलोंगेटेड होता है, इमेज जो फॉर्म होता है वो रेटिना के सामने हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है उसको देख नहीं पाते हैं क्लियरली, लेकिन जो पास का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम इसमें साफ साफ देख पाते हैं। ठीक है, और करेक्ट करने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, तो कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं। वहीं पे हाइपर मेट्रोपिया जो यूज़ करेंगे, इसको लॉन्ग साइटनेस कहते हैं। इसमें दूर का तो ऑब्जेक्ट दिख जाता है लेकिन पास का नहीं दिखता है। इसमें जो आईबॉल होता है छोटा हो जाता है और इमेज कहाँ तो पीछे बन जाता है। जो नज़दीक में ऑब्जेक्ट होता है उसको देख नहीं पाते हैं, और जो दूर का ऑब्जेक्ट होता है उसको क्लियरली देख पाते हैं। और इसको करेक्ट करने के लिए जो लेंस यूज़ करते हैं वो कॉन्वेक्स होता है, यानी कि उसका पावर क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। सो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। बोला है कि अ मायोपिक स्टूडेंट कैन सी द ब्लैक बोर्ड क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, तो 4 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अगर मान लो कि बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज कहाँ पे बना दे, तो 4 मीटर पे बना दे तो अपना काम हो जाएगा। यानी कि जो लेंस यूज़ करेंगे उसका फोकल लेंथ 4 मीटर होना चाहिए। और इस केस में जो जो दिया मायोपिक, तो
हमको यूज़ करना पड़ेगा कॉनकेव, तो फोकल लेंथ हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 4 मीटर, पावर 1/f होता है, सॉल्व करके -0.25 डायोप्टर आ गया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो गया यहाँ पे। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट है और उसका उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होता है। ये एक सवाल है, बहुत ही बेहतरीन किस्म का सवाल पूछा है, मतलब मज़ा आ जाए इस सवाल को बना के, इसको रट लेना, एकदम मगअप कर लो अच्छे से। बोला है कि इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एज शोन इन द फिगर, एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस विच दिस ग्राफ प्लॉटेड है। किसके लिए होता है? कॉन्वेक्स के लिए होता है, कॉनकेव के लिए होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है, किसके लिए होता है, ये पॉइंट आपको देखना है। क्लियर? देखो सिंपल सी बात होती है यहाँ पे कि जैसे एक छोटा सा लॉजिक याद रखना है कि जब लेंस के बारे में बात करने जाते हैं या मिरर के बारे में, फॉर एग्जांपल मिरर का क्वेश्चन है तो मिरर का देख लें। मिरर में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से चलते जाओगे और फोकस तक आओगे, तो इमेज कहाँ बनेगा? तो इमेज बन जाएगा आपका फोकस से लेके जाएगा, मतलब -f से लेके माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यानी कि ये कॉनकेव के लिए वाला ग्राफ हो जा रहा है सब, ठीक है। और दूसरा होता है कि -f पे रखोगे तो फोकस का जो इसका इमेज बन जाएगा तुम्हारा उधर इन्फिनिटी साइड बनेगा, और फोकस से चलते चलते जहाँ ऑप्टिकल सेंटर पे आ जाओगे तो इमेज इधर ही बन जाएगा। क्लियर है? और दूसरा केस में हो गया कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात करोगे तो ये किधर चला जाता है? देखो इसको याद रखना है, ऐसे ही हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कहानी नहीं। तो यहाँ पे जो ग्राफ है इस ऑरिजिन से पास कर रहा है, ये ग्राफ इसका ऑरिजिन से जा रहा है, और ये ग्राफ कहाँ से जा रहा है? इसका ग्राफ जा रहा है, इसको मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये कैसा है? फोर्थ क्वाड्रेंट दिया है। तो ये ग्राफ अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉनकेव हो गया, और यही ग्राफ कहाँ पे आ जाए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा? कॉन्वेक्स आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट में चला जाएगा तो कॉन्वेक्स आ जाएगा, और ये ऑरिजिन से जो पास ऊपर कर रहा था ये ऑरिजिन से पास कहाँ से कर रहा है? नीचे से कर रहा है। ग्राफ को याद कर लेना है, और हमारा जो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, इस ग्राफ को देख के लग रहा है कि ग्राफ मेरा किसका है? तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका ये ग्राफ प्लॉट किया गया है, कॉन्वेक्स का ये होता है। तो इसका कॉनकेव और कॉन्वेक्स का ग्राफ होता है ना, इसको याद रखना है, उस समय ना मैथमेटिकली लगा के तुमको निकालने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस फॉर 1 मीन लाइफ इज, एक मीन लाइफ में उसके सर्वाइव करने का मतलब डीके नहीं होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ये बताना है। देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी इवेंट जो हो रहा है और जो होने के लिए जितना पॉसिबल है उसका रेशियो होता है, ई को बोलते हैं जो इवेंट होता है फेवर में, और इस होता है सिंपल स्पेस। तो किसी टाइम पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लिखोगे तो n बराबर n0 t की पावर माइनस लेमडा टी होता है, और बोला है कि एवरेज लाइफ का बात करना है यहाँ पे, कितना सर्वाइव कर जाएगा, तो टी एवरेज 1/λ होता है। तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू n/n0 होता है, ये होता है सर्वाइवल का, मतलब इतना बच गया। और डीके का कितना हो गया? तो जो टोटल स्टार्टिंग में था कितना था? n0 था, और उसमें n बचा रह गया, तो डीके हो गया n-n0। तो डीके होने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा n0 माइनस n/n0 हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे ये आ गया। अब चलो जरा देखते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। तो सर्वाइवल में कि टी टाइम के बाद कितना बचा रह जाएगा? तो ये बचा रहेगा n/n0 हो जाएगा, और n का वैल्यू n0 e की पावर माइनस लेमडा टी बाई n0 है, इससे इसको उड़ा दो e की पावर माइनस लेमडा टी। और 1 मीन लाइफ में बोला है तो t का वैल्यू 1/λ पुट कर देंगे तो कट गया e की पावर -1, यानी कि आंसर हो गया इसका 1/e हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है? ये सवाल तो बहुत बेहतरीन सा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लॉजिक इसमें एक्सपेक्ट कर दिया आपसे। बोला वेरिएशन ऑफ इंसिडेंट एंगल आई एंड द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज प्लॉटेड एज शोन इन द फिगर। द वैल्यू ऑफ I2 कैन बी, मतलब पॉसिबल जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है ये बताना है। 4 ऑप्शन दिया है, आगे लिखा हमने। तो सबसे पहला कि ये जो ग्राफ दिया रहा है ना एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का, ये प्रिज्म के लिए दिया हुआ है, और प्रिज्म में क्या होता है कि आई होता है, ई होता है, R1 R2 होता है, तो एक रिलेशन होता है R1 प्लस R2 का वैल्यू ये एंड एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म बराबर I प्लस ई होता है। जब बात अब कर रहे हो मिनिमम डेविएशन का, तो उस जगह पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस का वैल्यू बराबर हो जाता है, तो लिखोगे डेल्टा प्लस ए बराबर 2i हो जाएगा। तो डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2i माइनस ए हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन इज 2i माइनस ए हो जाएगा। अब ये सवाल में देखो जरा, बोला वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या पॉसिबल वैल्यू, I2 का वैल्यू कितना हो सकता है? I2 का मतलब होगा कि जो बाहर निकल रहा है लाइट, उसका कितना हो जाएगा, उसका एंगल जो इमरजेंस होता है वो कितना हो जाएगा, निकालना है। देखो ध्यान से देखो, इस ग्राफ में छोटा सा बात ऑब्जर्व करेंगे कि ग्राफ का ये पोर्शन ज़्यादा फ्लैट हो जा रहा है, ये ग्राफ का पोर्शन है ज़्यादा फ्लैट हो जा रहा है, ये ग्राफ का पोर्शन कम फ्लैट हो रहा है। कम फ्लैट हो रहा है इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस छोटा होगा, और ये वाला डिस्टेंस कैसा होगा? बड़ा होगा। और ये डिस्टेंस कितना होगा? बड़ा था I2 माइनस 60 राइट साइड हो गया, और लेफ्ट साइड हो जाएगा 60 माइनस 40 हो जाएगा। तो राइट साइड का जो डिफरेंस है दैट शुड बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ऑन लेफ्ट साइड। तो कैलकुलेट किए तो जो I2 है इसका वैल्यू कितना आना चाहिए? दैट शुड बी ग्रेटर देन 80 डिग्री, 80 से बड़ा होना चाहिए। और 80 से बड़ा कौन सा है? सिर्फ ये एंगल हो रहा है 85 डिग्री, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा।
मतलब ये सिंपल से एक लाइन हुआ ना, तो इसका ये अगर साइड बड़ा है ये वाला और ये वाला क्या है छोटा है, तो बस यही किया हमने कि ये ग्रेटर देन ये है, लगा दिया, यहाँ से आ गया। अगला सवाल यह है कि इसमें इफ इन अ पीएन जंक्शन स्क्वायर इनपुट सिग्नल ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड एज शोन इन द फिगर, देन आउटपुट अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आरएल इज व्हाट। देखो डायोड जो होता है ना, पीएन जंक्शन होता है, इसका ये खासियत होता है कि जब ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड ये आपको आउटपुट देता है, अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड नहीं हो तो आउटपुट नहीं देगा। तो 0 से 10 वोल्ट प्लस में जाओगे तो फॉरवर्ड बायस है, और 0 से -10 की तरफ जाओगे तो रिवर्स बायस्ड होगा। तो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट इतना ही का देगा ना, 0 से +10 वोल्ट की तरफ देगा, बाकी तो कुछ देगा नहीं। ये निगेटिव का हो नहीं सकता, ये निगेटिव हो नहीं सकता, 20 हो नहीं सकता। तो 0 से 10 वोल्ट यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि फॉरवर्ड बायस्ड है तो आउटपुट मिलेगा, रिवर्स बायस्ड है तो आउटपुट नहीं मिलेगा। 0 से 10 में फॉरवर्ड है और 0 से -10 में रिवर्स है, यानी कि 0 से 10 वोल्ट होगा, इसमें आउटपुट आपका मिल जाएगा। ओके ग्रेट। अगला सवाल दिया है, बोला कि विड्थ ऑफ स्लिट इन अ सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट सच दैट 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट पे कितना मैक्सिमा चाहिए आपको, 10 मैक्सिमा चाहिए, ठीक है। इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन ऑन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द डायफ्रैक्शन पैटर्न। तो सेंट्रल मैक्सिमा में ये फॉल कर जा रहा है, तो दो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो सिंगल स्लिट में सेंट्रल मैक्सिमा का क्या विड्थ होता है और जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें फ्रिंज विड्थ कितना होता है, और दोनों को कोरिलेट करेंगे तो आ जाएगा। YDAC वाले में फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला ये होता है, और डायफ्रैक्शन देखोगे तो डायफ्रैक्शन में विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का वैल्यू ये हो जाता है। ये फॉर्मूला हो गया, सारा टर्म यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इसमें सीधा लगा देना है कि जो दिया हुआ है हमारा सेंट्रल मैक्सिमा जो यहाँ पे बन जा रहा है, बोला गया है कि सेंट्रल मैक्सिमा का कितना हो जाएगा विड्थ, बोला कि विड्थ ऑफ स्लिट इन अ सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट सच दैट 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट, 10 मैक्सिमा है डबल स्लिट का, फॉल अंडर द सेंट्रल मैक्सिमा का वैल्यू 2d लैम्डा बाई ए होता है, दैट्स 2d लैम्डा बाई ए हो जाएगा, ठीक है। ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा 2d हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू कितना 2 पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 2 फैक्टर यहाँ पे छूट गया तो डी लैम्डा कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो a हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू हो जाएगा a डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा d/10 हो जाएगा। तो a का वैल्यू 2d बाई इतना हो जाएगा, तो इतना इंटू 2 कर दोगे तो ये हो जाएगा वैल्यू 0.04 हो जाएगा। 0.04 मतलब ये नहीं, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया है इसमें, बोला है कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। ये बहुत जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन होता है ना, बहुत बेहतरीन सवाल होता है, अगर उसको सही से अप्रोच करेंगे तभी आप बना पाएंगे क्लियरली उसका फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है वहाँ पे। बोला कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ अ टेलीस्कोप दिया हुआ 50 and 5 respectively. Its magnifying power when the image form at the near point. एक्सप्लिसिटली फॉर्मूला पे याद रखेंगे कि नियर पॉइंट पे क्या होता है, और जब आप रिलैक्स टाइम में देखते हो यानी कि फाइनल इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे, तो दोनों केस में कितना कितना होता है उसको यहाँ से ऑब्जर्व करना है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दिया है तो कितना दिया 50 सेंटीमीटर, और आई पीस का दिया है तो कितना दिया 5 सेंटीमीटर। जो आपका डी डिस्टेंस पे बनता है तो फॉर्मूला होता है नेगेटिव ऑफ FO बाई FE इंटू 1 प्लस FE बाई डी होता है, बराबर नेगेटिव ऑफ 50/5 इतना कैलकुलेट किया तो -12 यहाँ से आ गया। बाकी तो कैलकुलेशन पार्ट है, बस ये फॉर्मूला आपको सही से याद होता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देते, इसमें कोई झंझट नहीं होता। चलो अगला पॉइंट दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि करंट थ्रू द आर विल बी, इस आर से करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 से -4 जा रहा है। ध्यान से देखना, ये दिया है -2 दिया और ये कितना दिया है -4 दिया, यानी कि राइट साइड कैसा है लोअर पोटेंशियल दिया है और लेफ्ट साइड कैसा है हायर पोटेंशियल दिया है। अब इसमें जो करंट है वो फ्लो करेगा, तो कितना करंट फ्लो करेगा ये यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो लेट्स सी, तो आर से जब करंट निकालना है तो -2 हो गया, और फॉरवर्ड बायस में इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 होता है तो कितना हो जाएगा -2 - 100 इंटू आई, एंड दैट इज इक्वल्स टू -4। तो 100 आई का वैल्यू इतना हो गया, तो करंट का वैल्यू यहाँ से अगर 20 मिली एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम अलग टाइप का सवाल पूछा है, ये समझो साउंड वेव का हो गया और उसका यूज़ करके एम्पलीफायर में सवाल पूछा है। आई डोंट नो कितना अच्छे तरीके से अभी सवाल को समझे थे। बोला कि फ्यू एम्पलीफायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कैस्केडेड, मतलब एक के बाद दूसरा ऐसा कनेक्ट किया गया है एज सोन इन द फिगर। इफ इनपुट सिग्नल अप्लाइड इज 1 मिली वोल्ट, यहाँ से कितना अप्लाई हो रहा है 1 मिली वोल्ट यहाँ पे अप्लाई हो जा रहा है, देन आउटपुट सिग्नल विल बी इन वोल्टेज
गेन ऑफ ईच एम्पलीफायर इज इंडिकेटेड, इसका वोल्टेज गेन है, इसका वोल्टेज गेन, इसका वोल्टेज गेन है, मतलब कितना टाइम से ये मल्टीप्लाई कर दे रहा है ये बताना है। देखो तो रूल कहता है कि जो भी नेट यहाँ पे होगा ना, जो पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, इफेक्टिवली कितना टाइम से एम्पलीफाई करता है वो सबका सम हो जाता है, लॉगरिदमिक सम होता है, ठीक है। ये लॉग के टर्म में होता है, डेसिबल स्केल तुम जानते हो गए ऐसा कि डीबी में जो निकालते हैं वो कितना होता है 10 log I2/I1 हो जाता है, किसी एक्सप्रेशन में जाते हैं तो लॉग लेके दोनों साइड सम करेंगे तो तुम सीधा याद रखो कि नेट टोटल का डीवी जो निकालेंगे डेसिबल सबका सम हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगा 0, और ये वैल्यू कितना हो जाता है 10 log आउटपुट बाई इनपुट हो जाता है। तो यहाँ पे तो वोल्टेज गेन है, वोल्टेज बाद का भाई, वोल्टेज पहले का 10 log आउटपुट बाई इनपुट, और ये सबका सम हो गया 0, और ये लॉग का बेस कितना होता है 10 होता है, तो 10 यहाँ पे चला गया, 10⁻0, वैल्यू कितना हो गया 1। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। अलग टाइप का सवाल था, नया फॉर्मूला था, एक बार इसको रिकॉल कर लेना। नेक्स्ट है कि द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज v। स्पीड के बारे में याद रखना है कि स्पीड का जो वैल्यू होता है ना वो n का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n होता है। तो बोला गया है कि एक्साइटेड टू एनर्जी स्टेट हैविंग एनर्जी -0.544। अब देखो याद रहेगा तो तुम डायरेक्टली इसको लगा लोगे कि 5 पे होता है ये, तो जो एनर्जी का वैल्यू दिया -0.544 n इक्वल्स टू 5 के लिए होता है, और v का वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n होता है, तो पहले वाले का v दिया तो फिफ्थ वाले का कितना हो जाएगा v/5 यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखो, बोला है कि कॉमन इमीटर एम्पलीफायर हैज़ अ वोल्टेज गेन ऑफ 60। ये दिया वोल्टेज गेन का वैल्यू, इफ इनपुट इम्पीडेंस, इम्पीडेंस यानी रेजिस्टेंस ये दिया हुआ 1 किलो ओम दिया है, आउटपुट इम्पीडेंस का वैल्यू इतना दिया है, तो रेजिस्टेंस गेन भी निकालेंगे। बोला करंट गेन एंड पावर गेन का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, ठीक है। बेसिक फार्मूला है इसमें, जो हम निकालते हैं इनपुट से आउटपुट होता है, वोल्टेज गेन का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, कॉमन एम्पलीफायर वोल्टेज गेन इतना दिया है, इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो निकालना है यहाँ पे, जो मेरा वोल्टेज गेन होता है वो कैसा हो जाता है, ये हो जाता है रेजिस्टेंस का गेन हो जाता है इनटू क्या हो जाता है करंट गेन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे करंट गेन एंड द पावर गेन निकालना है, तो करंट गेन का वैल्यू निकालेंगे ना, तो जो देखो यहाँ पे वोल्टेज गेन जो तुम्हारा रेजिस्टेंस का दिया हुआ गेन वो कितना हो जाएगा, अरे सिंपल से देखो ना, v बराबर कितना होता है, v इक्वल्स टू हो जाता है I इंटू आर हो जाता है, तो वोल्टेज गेन बराबर कितना हो जाएगा करंट का गेन हो जाएगा, इंटू में क्या होगा रेजिस्टेंस गेन, रेजिस्टेंस कितना है 2/1 हो जाएगा, और ये कितना हो गया तुम्हारा, ये वैल्यू हो गया करंट गेन का, तो ये वैल्यू कितना आ गया 30 आ गया करंट गेन। अब पावर का वैल्यू लिखोगे तो पावर p बराबर कितना हो जाता है वोल्टेज इंटू करंट हो जाता है, यानी कि सिंपली वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन कर दोगे, तो ये वैल्यू कितना आ जा रहा है 1800 इसका वैल्यू आ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन सम सेलेक्टेड जो आपके टेस्ट पेपर में आए हुए सवाल थे। अभी क्या करेंगे, ऐसे ही जो भी सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे ना, ये सेलेक्टेड क्वेश्चन के थ्रू जो भी आपका हो रहा है इंटेंसिव एंड ऑल का टेस्ट, तो जो भी प्रीमियम सवाल है उसको डिस्कस कर देंगे, सो दैट कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी रिवाइज हो जाए, और जो क्वेश्चन आप नहीं बना पाए उसको भी बेटर तरीके से समझ पाए। एंड होप यू लाइक दिस, कैसा लगा आपको, डू लेट मी नो। थैंक यू।